हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे वेक्टर्स। तो वेक्टर्स फिजिक्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको भी आप मैथ्स में पढ़ोगे। जैसे कैलकुलस, बेसिक कैलकुलस जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि वो भी मैथ्स में आप काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। ऐसे ही वेक्टर्स भी आप मैथ्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ोगे। बट फिजिक्स में ये थ्रू आउट अभी यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। थ्रू आउट हर एक चैप्टर में हम ऑलमोस्ट हर एक चैप्टर में वेक्टर का यूज़ ज़रूर होगा। और बात करें एग्ज़ाम में, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की स्पेशली बात करें हम, जैसे जेई मेंस, नीट के एग्ज़ाम्स की, तो उसमें इस टॉपिक से, फिजिक्स में इस टॉपिक से तो क्वेश्चन नहीं आता। बट और जो टॉपिक हैं लाइक काइनेमेटिक्स, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या रोटेशन, कई चैप्टर हैं जिसमें वेक्टर का यूज़ करके, मतलब फंडामेंटल्स या कंसेप्ट तो उसी चैप्टर के रहेंगे बट उसमें ऑब्वियसली वेक्टर्स का यूज़ होगा, वेक्टर वाले कंसेप्ट लगेंगे। तो इस टाइप से क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इसीलिए अपने को वेक्टर्स की कंप्लीट नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप याद करो, जब हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ डिफाइन करी थी, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज़ तो फिजिकल क्वांटिटीज़ हमने क्या डिफाइन करी थी। फिजिकल क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको हम मेज़र कर सकते हैं ना। ऐसी चीज़ें जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं ना। विच कैन बी मेजर्ड, जिनको हम मेज़र कर सकते हैं उनको हम फिजिकल क्वांटिटीज़ कहते थे। जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स एक्सेट्रा, है ना। जिसको हम मेजर कर सकते हैं उसको हमने फिजिकल क्वांटिटीज़ बोली थी। अभी जो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, ये दो तरह की होती हैं। ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो बेसिकली दो तरह की होती हैं। एक होती है हमारी स्केलर्स, यानी फिजिकल क्वांटिटी दो तरह की होती हैं। एक को बोलते हैं हम स्केलर्स और दूसरा है वेक्टर्स, जो हमें इस चैप्टर में करेंटली पढ़ना है। ठीक है, तो स्केलर और वेक्टर्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो स्केलर क्या होता है, ये भी आपने ना नाइन्थ क्लास में पढ़ा होगा या उससे छोटी क्लास में भी हो सकता है। स्केलर और वेक्टर्स के बारे में आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, लेकिन हम यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं और हम थोड़ा यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे। तो स्केलर्स क्या होते हैं, ऐसी क्वांटिटी विच स्केलर्स की डेफिनेशन में यहाँ पर लिख देता हूँ उसके नीचे, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड, जिनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। ठीक है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, वैल्यू, जिनकी कुछ वैल्यू होती है बट नो डायरेक्शन, बट कोई भी डायरेक्शन नहीं होती इनकी। ठीक है, यानी कि स्केलर जो ऐसी क्वांटिटीज़ होती हैं जिनका सिर्फ कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होता है लेकिन कोई डायरेक्शन नहीं होती। ठीक है, विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। एग्जाम्पल के लिए, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके मार्क्स कितने हैं फिजिक्स के टेस्ट में, तो आपने बोला कि सर 50 मार्क्स हैं। ठीक है, जैसे मार्क्स, ये 50 जो है ये मार्क्स बता रहे हो आप। ठीक है, तो ये क्या है, एक सिंपल एक नंबर बताया ना आपने, इसके लिए कोई डायरेक्शन की ज़रूरत है नहीं। आंसर जो है एक वैल्यू बताने से कंप्लीट हो गया। ठीक है, टाइम आपको घर से स्कूल जाने में कितना टाइम लगता है, आपने बोला सर 20 मिनट। तो ये भी एक क्या है, स्केलर, यानी जिसके लिए हमको कोई डायरेक्शन की जरूरत ना हो, सिर्फ वैल्यू उसके मैग्नीट्यूड से काम चल जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर। ठीक है, तो काफ़ी सारे इसके एग्जांपल हैं, हो गया टाइम, हो गया डिस्टेंस, हो गया। ठीक है, और भी पढ़ोगे आप, स्पीड, ये सारी स्केलर क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी, इसमें हमें कोई डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, ऑन दी अदर हैंड वेक्टर्स, ये वेक्टर्स क्या होती हैं, ऐसी क्वांटिटीज़ विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, इनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिनका कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड भी होती है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, और इसका देखो एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं तो इसका एग्जांपल हो गया, देखो फोर्स एक तरह की वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे आपने मान लो फुटबॉल को किक करा, तो आपने कितनी फोर्स, कितनी जान लगा के उस फुटबॉल को किक करा है। ठीक है, और किस डायरेक्शन में किक करा है वो भी तो इम्पोर्टेंट है, यानी कि डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपने स्लो आराम से किक करा हो सकता है आपने बहुत जोर से किक करा हो, और किस डायरेक्शन में किक करा ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना। जैसे आपने बोला कि मैंने फुटबॉल को किक मारी, तो मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ सकता हूँ, किधर की किक मारी, इधर मारी उधर मारी, तो एक डायरेक्शन भी, और कितनी तेज मारी, यानी जितनी तेज मारोगे उतनी दूर तक जाएगी। तो ये फोर्स एक तरह की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट भी आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं। देखो ये जो अभी मैं लिख रहा हूँ ना,
फोर्स, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, इन सबको हम इसके अगले ही पार्ट में, अगले चैप्टर में काइनेमेटिक्स में बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो इसीलिए एग्जांपल भी मैं ऐसे उठा रहा हूँ जिनके बारे में आपने कुछ ना कुछ सुना हो, ठीक है। तो वेक्टर्स जो होती हैं उसके लिए हमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की जरूरत होती है। एक और मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका घर, आप स्कूल में बैठे हो और मैं आपसे पूछता हूँ आपका घर किस तरफ है, किधर है, तो आप बता सकते हो कि सर मेरा घर 1 किलोमीटर, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन बताओगे कि इधर है या इधर है। तो आपने एक तो वैल्यू बताई कि 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर, जितनी दूर भी आपका घर होगा, प्लस में साथ में आप क्या बता रहे हो, आपने एक डायरेक्शन बताई कि देखो इधर है सर, यानी कि स्कूल से इस तरफ एक डायरेक्शन बता रहे हो। तो अगर हमको डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े और साथ में कुछ ना कुछ वैल्यू, मैग्नीट्यूड भी हो, तो इस टाइप की जो क्वांटिटी होती है उनको हम वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे ये फोर्स हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, वेलोसिटी एक्सेट्रा, और भी बहुत सारी वेक्टर्स क्वांटिटीज होती हैं, पढ़ेंगे हम आगे, ठीक है। तो स्केलर आर दोस्त विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। स्केलर इस टाइप की क्वांटिटी होती है जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, उसको हम बोलते हैं स्केलर। और ऐसी क्वांटिटी जिनका कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होता है और कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर्स, ठीक है। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हो गई। यहाँ पर एक नोट में लिखना चाहूँगा, देखो एक नोट लिखना चाहूँगा कि सिर्फ एक और भी कंडीशन होती है, मैं नोट लिख देता हूँ यहाँ पर। स्केलर वेक्टर्स की डेफिनेशन तो लिख दी, यहाँ पर एक मैं नोट ऐड करना चाहूँगा कि किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए सिर्फ उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होना ही ज़रूरी नहीं है। एक और भी क्वांटिटी, एक और भी चीज़ है, अगर उसके बाद ही हम उसको वेक्टर बोल पाएंगे। यानी कि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो तो ज़रूरी नहीं है कि वो वेक्टर हो। इसका एग्जांपल हम पढ़ेंगे आगे। करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट आपने सुना होगा, तो इसके पास मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होती है, फिर भी ये वेक्टर नहीं होती। तो कंडीशन क्या है कि अगर कोई क्वांटिटी है तो अगर उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, फिर भी हो सकता है वो वेक्टर ना हो। तो तीसरी कंडीशन क्या है जो होनी चाहिए किसी वेक्टर में, तो ए वेक्टर क्वांटिटी मस्ट ओबे वेक्टर एडिशन रूल। एक वेक्टर एडिशन रूल जो है वो भी, जो भी फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम वेक्टर कह रहे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी हम उसको वेक्टर कहेंगे, अदरवाइज हम उसको वेक्टर नहीं कहेंगे, ठीक है। अब ये वेक्टर एडिशन रूल आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर ये वेक्टर एडिशन रूल क्या है, ठीक है। तो इसको अभी आप फिलहाल के लिए ऐसे ही समझिए कि कुछ वेक्टर को ऐड करने के लिए कोई रूल होता होगा, बाकी होता क्या है हम अभी आगे फर्दर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, वेक्टर एडिशन रूल तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक कोई क्वांटिटी है वो कंप्लीटली वेक्टर कब कहलाएगी, जब उसके पास मैग्नीट्यूड हो, उसकी अपनी कोई डायरेक्शन हो और वो वेक्टर एडिशन रूल को फॉलो करे, तभी वो वेक्टर होगी। बाकी इन सिंपल तरीके से डिफरेंशिएट करने के लिए तो यही है कि ऐसी क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो उसको वेक्टर कहेंगे, और जिसके पास खाली मैग्नीट्यूड हो उसको हम क्या कहेंगे, स्केलर कहेंगे, ठीक है। तो 99% तो मतलब ये जो डेफिनेशन अभी बताई इसी से काम चल जाता है। कुछ एक आधी क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए हमें वेक्टर एडिशन रूल को भी देखना पड़ता है कि ये वेक्टर है या नहीं, ठीक है। तो आप ये याद रख सकते हैं। अब हमने वेक्टर और स्केलर पढ़ लिया, अब हम जब रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे पता करेंगे कि कोई रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यानी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी को क्या हम सेम तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे या कुछ नोटेशन है। तो हाँ, नोटेशन है, देखो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी वेक्टर क्वांटिटी हो, जैसे भी मैंने बोला फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मान लो फोर्स को लेट से मैं एफ से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो एफ लिख के मैं उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, ऐसे एरो लगा दूंगा, ठीक है, एरो। यानी कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है उसके ऊपर हम ऐसे एरो लगा के उसको बता सकते हैं कि ये वेक्टर। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी के ऊपर मैंने ऐसे वेक्टर लगा दिया, ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो जिसके जो भी वेक्टर क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन होता है, एक्सेलरेशन के ऊपर मैंने वेक्टर लगा दिया ऐसे एरो। ये एरो लगाने का मतलब होता है जिस भी क्वांटिटी के ऊपर एरो लगा है तो वो वेक्टर है, ठीक है। अब जैसे स्केलर है, जैसे स्केलर टाइम है तो इसके ऊपर देखो एरो नहीं लगा, तो ये मतलब स्केलर क्वांटिटी है। अगर ये वेलोसिटी है, स्पीड को भी देखो हम v से ही रिप्रेजेंट करते हैं, आगे पढ़ोगे, लेकिन उस पर हम एरो नहीं लगाते, ठीक है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। कोई डिस्टेंस है, मान लो d है, तो मैंने देखो इसके ऊपर एरो नहीं लगाया तो मतलब स्केलर क्वांटिटी है। तो हम वेक्टर क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करते हैं, उनके ऊपर हम इस तरीके से एरो लगा देते हैं, ठीक है। एरो लगा के हम वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। अब नेक्स्ट जो है इनका एक हम और इनका रिप्रेजेंटेशन, ये तो हमने किसी क्वांटिटी को जब हम लिखते हैं तो हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी वेक्टर्स को हम ग्राफिकली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ग्राफ में हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन,
यानी कहीं पर मेरे को किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करके दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इसको, प्लेन में कहीं बनाना हो हमें तो उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। यानी किसी वेक्टर को हम ग्राफिकली किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखते हैं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। तो इसके लिए ना जैसे आप एक एग्जांपल कंसीडर करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। मान लो ये एक बॉक्स है, ये बॉक्स किसी सरफेस पे रखा हुआ, ये मान लेते हैं सरफेस है, और इस पे ना एक बॉक्स रखा हुआ इस तरीके से, ठीक है, इस पे बॉक्स लग रहा है। और मान लो इसको कोई किसी इस पे कोई फोर्स लगा रहा है, ऐसे यहाँ पर इसको कोई फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, मान लेते हैं कितना 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, ठीक है, 30 न्यूटन फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में। अब इस सिचुएशन को मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इस सिचुएशन को मेरे को ग्राफिकली, यानी कि इस चीज़ को, ये फोर्स वेक्टर जो है, फोर्स जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफ बनाने के लिए आप जानते हो कि हमारे पास एक एक्स और वाई एक्सिस होनी चाहिए, प्लेन होना चाहिए ना। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो देखो अगर मेरे को यहाँ पर इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मान लेते हैं कि ये एक ब्लॉक को मैंने एक छोटे से पॉइंट से रिप्रेजेंट कर दिया है ना, और यहाँ पर जो वेक्टर दिखाना है, तो अगर ये जो 30 न्यूटन है, मैंने क्या करा, एक यहाँ पर एक लाइन खींची ऐसे इतनी बड़ी, और ये मान लो कि मैंने लाइन खींची, ये लाइन खींच दी मैंने 3 सेंटीमीटर की, 3 सेंटीमीटर की मैंने लाइन खींच दी, ठीक है। और इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये लाइन खींच दी, और यहाँ पर मैंने देखो स्केलिंग लिख दिया कि मान लो 1 सेंटीमीटर है ना, वो कितना है 10 न्यूटन के इक्वल है। 1 सेंटीमीटर कितना 10 न्यूटन के, तो 3 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर तो फिर 30 न्यूटन हो जाएगा ना। देखो ये जो लेंथ है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये जो लेंथ है ये बता रही है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है ना। ये जो लेंथ है, लेंथ बताती है हमें किसी भी वेक्टर को जब हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उसकी जो लेंथ होती है वो बताती है उसका मैग्नीट्यूड कितना है। और ये जो एरो है, ये एरो बता रहा है कि देखो जिस डायरेक्शन में ये एरो जा रहा है वो इसकी डायरेक्शन बता रहा है ना, डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है ना, डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है। सपोज करो इस पर एक और फोर्स को इधर से लगा रहा है, मान लो इधर से कोई फोर्स लगा रहा है, और कितना लगा रहा है 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो फिर 20 न्यूटन का फोर्स हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना। देखो मैंने यहाँ पर एक ये लाइन खींच दी, और ये देखो इसको मैं कितना बनाऊंगा 2 सेंटीमीटर का, क्योंकि 1 सेंटीमीटर कितना है 10 न्यूटन, तो 2 सेंटीमीटर कितना हो जाएगा, फिर 2 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरा 20 न्यूटन। देखो यहाँ पर ये हो गया। और अगर मान लो इस तरफ फोर्स लगता, कोई ऊपर की तरफ फोर्स लगता, ऊपर की तरफ फोर्स लग जाता, मान लेते हैं 10 न्यूटन का फोर्स लग गया, तो ऊपर की तरफ मैं इस तरीके से बना सकता था ना, ऐसे, और ये बना देता मैं 1 सेंटीमीटर का बना देता, ठीक है। तो हम इस तरीके से ग्राफिकली वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसकी स्केलिंग लिख सकते हैं, है ना। स्केलिंग मतलब ये स्केलिंग, इसको स्केलिंग बोलते हैं हम, कि जब जो हम एरो ले रहे हैं तो उसमें 1 सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में लिया है, अपने मिलीमीटर में लिया है, तो 1 मिलीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 2 मिलीमीटर कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसा हम लिख सकते हैं। और नोट करने वाली बात क्या है, नोट करने वाली बात यह है कि जो भी हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं किसी वेक्टर को ग्राफिकली, जब हम प्लेन पे बनाते हैं, तो जो उस एरो की जो लेंथ है वो उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है, और जो एरो की डायरेक्शन है वो क्या होता है, उस वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। वेक्टर जो भी वेक्टर क्वांटिटी है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी मैंने क्या बताया, जरा थोड़ा सा हम पीछे जाके एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने बताया कि देखो फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होती थी जिनको हम मेजर कर सकते हैं, और फिजिकल क्वांटिटीज़ कितने तरह की होती हैं, 2 तरह की होती है, एक होती है वेक्टर और एक होता है स्केलर, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिनका खाली मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती, यानी कि सिंपल एक नंबर के थ्रू हम उनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और अगर कोई हमसे पूछता है स्केलर क्वांटिटी के बारे में तो हम सिंपल एक आंसर दे सकते हैं। जैसे अभी मैंने बताया कि टाइम कितना टाइम लग रहा है, या टाइम कितना हुआ, तो 12 बज रहे, 13 बज रहे हैं, जो भी बज रहे हैं, ठीक है। तो बस एक सिंगल एक नंबर से हम क्या बता सकते हैं, उसको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। लेकिन जब हम किसी से वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में कुछ पूछते हैं, यानी वेक्टर क्वांटिटी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन कहते हैं, जैसे मैंने फुटबॉल पे कितना फोर्स लग रहा है वो वाला एग्जाम्पल लिया था, तो उसमें हमें 2 चीज़ें बतानी पड़ती हैं, मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ता है और डायरेक्शन भी बताना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, उनको बोलते हैं वेक्टर। अब वेक्टर क्वांटिटीज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल ऐसे क्वांटिटीज़ होती हैं तो उनको तो हम सिंपल, जैसे जो भी क्वांटिटी होती है उसको हम एक वर्ड के एक सिंगल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं ना, जैसे फोर्स के लिए F, वेलोसिटी के लिए V। तो जब अगर हम उसमें कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर हम ऐसे एरो लगा देते हैं, ये एरो लगा देते हैं, और ये बताता है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है ना, एरो लगा देते हैं। और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उनको जैसे हम बचपन से करते आए, तो हम इस तरीके से बिना एरो के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। जो भी क्वांटिटी होती है उसके पहले वर्ड से जनरली रिप्रेजेंट करा जाता है। अब
और बाकी प्लेन में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी मैंने बता दिया कि प्लेन में हम किसी भी वेक्टर के लिए हम एक एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं और वहाँ पर हमें थोड़ी स्केलिंग सेट करनी पड़ेगी, ठीक है। यानी जितना बड़ा वेक्टर है उसके हिसाब से उसके एरो की लेंथ उतनी बड़ी होगी और उस एरो की लेंथ में हमें स्केलिंग कर सकते हैं कि जो 1 मिलीमीटर या 1 सेंटीमीटर कितनी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पर मैंने लिया था तो 1 सेंटीमीटर 10 न्यूटन को ले लिया मैंने। अगर ये फोर्स बहुत ही ज़्यादा 1000 न्यूटन लग रहा होता तो मैं 1 सेंटीमीटर हो सकता है 100 न्यूटन को ले लेता, है ना, ये 200 न्यूटन को ले लेता। तो वो हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जो वेक्टर का जो भी हम एरो है, एरो की जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है और जो एरो किस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो उस फिजिकल क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखो आगे बढ़ने से पहले ना 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर्स होते हैं, उनको हमें थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर तो देखो नाम से रिप्रेजेंट थोड़ा पता ही चल रहा है कि ये पोजीशन वेक्टर होने क्या वाला है। बाकी मैं एक बार इसकी प्रॉपर डेफिनेशन लिख देता हूँ। पोजीशन वेक्टर इज़ ए वेक्टर, ये एक वेक्टर होता है ना, इज ए वेक्टर which represents the position of a point with respect to origin of a कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है। कोई भी एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो उसके ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको इंडिकेट करता है पोजीशन वेक्टर, ठीक है। जैसे कि एक मैं बना के दिखाता हूँ कोई पॉइंट और उसकी पोजीशन को वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो मान लो हमारे पास यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो ये मान लेते हैं हमारी एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब मान लो कोई पॉइंट है मेरे पास, लेट से मेरे पास ये पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। अब मैं क्या करूँगा, और ये यहाँ पर इसका ओरिजिन है, पॉइंट P है और इसका ओरिजिन है। अब अगर मैं इस ओरिजिन को यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ इस पॉइंट से और ऐसे एक एरो के थ्रू, ठीक है, इस एरो के थ्रू ज्वाइन कर देता हूँ, तो देखो यही जो है ना, ये जो O और P, ये O और ये ओरिजिन था O और ये पॉइंट P था, तो इसको मैंने एक और एरो के थ्रू ज्वाइन कर दिया। यही जो OP है ना, यहाँ पर OP एक वेक्टर तो हो गया, तो वेक्टर लगा देता हूँ। OP इज दी पोजीशन, ये पोजीशन वेक्टर बन गया भाई हमारा, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। देखो ये किसी भी पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर बन गया। देखो अब यहाँ पर ये वेक्टर कैसे है, देखो यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखो यहाँ पर ये कुछ एंगल भी तो बन रहा है, लेट्स से दिस एंगल इज थीटा। तो ये जो पॉइंट P है, इस पॉइंट P की कुछ वैल्यू भी है, देखो ओरिजिन से इसकी कुछ डिस्टेंस है ना, ये जो लाइन है ये डिस्टेंस है, और यहाँ पर कुछ डायरेक्शन भी है। सपोज ये पॉइंट P यहाँ ना होके कहीं और होता, लेट्स से यहाँ पर होता, तो यहाँ से जो ये जो लेंथ होती है, ये लेंथ तो चेंज हो जाती है, इसकी अलग लेंथ होती, और ये जो एंगल है वो भी चेंज हो जाता है ना। तो यानी कि हम जब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उसके पास कुछ वैल्यू भी हो रही है और कुछ डायरेक्शन भी हो रहा है, तो एक वेक्टर के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बस यही है कि पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, है ना। अलग अलग सिस्टम के ओरिजिन, ये ओरिजिन यहाँ पर लिया है, ओरिजिन कहीं पर भी हो सकता है, जो जैसा भी आपने कोऑर्डिनेट सिस्टम लिया है तो उसकी ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी भी पॉइंट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं वेक्टर के थ्रू, और उसी वेक्टर को क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये होता है हमारा पोजीशन वेक्टर। काफ़ी नीड पड़ेगी हमें इसे पोजीशन वेक्टर की। एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है उसको भी देखते हैं हम जल्दी से। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो मैं इसकी भी डेफिनेशन लिख देता हूँ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यह डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये बेसिकली क्या बताता है कि जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा। देखो मैं यहाँ पर ग्राफ के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा। ये मान लेते हैं फिर से हमने कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस हमने ले लिया है, ठीक है। अब जैसे पॉइंट P, पहले वाला ही पॉइंट P जरा मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा पॉइंट P था, ये सिस्टम का ओरिजिन है, तो ये पॉइंट P था, ठीक है, पॉइंट P था, और ये वेक्टर है OP वेक्टर जो इस पॉइंट P की पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। अब मान लो ये पॉइंट P यहाँ से यहाँ चला गया, क्यों, है ना। यानी कि मान लो ये जो
कोई ये जो P और Q है किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ऑब्जेक्ट मूव करके यहाँ से P से Q पे चला गया, P से कहाँ चला गया, Q पे चला गया। तो इस P को Q से अगर मैं ज्वाइन कर दूँ, P से Q को ज्वाइन कर दूँ एक स्ट्रेट एरो के थ्रू, तो ये जो PQ है ना, यहाँ पर PQ इज़ द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो ये जो PQ जो वेक्टर बनेगा वही क्या हो जाएगा, मेरा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। यहाँ पर देखो ये जो Q है, यहाँ से अगर मैं O को Q से जोड़ दूँ, तो ये जो OQ वेक्टर है, OQ क्या है, OQ तो क्या है, OQ इज़ दी पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P है ना, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट Q है ना। OQ तो पॉइंट Q का पोजीशन वेक्टर है और OP जो है पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर है। तो जो PQ है, PQ क्या हो जाएगा, एक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिकली बताता क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हमें ये बताता है कि किस डायरेक्शन में और कितना किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आया है किसी गिवन टाइम इंटरवल में, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, अगर इस डेफिनेशन को चलो लिख ही लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर टेल्स इन which direction and how much the position of an object has changed in given टाइम इंटरवल, ठीक है। तो किसी गिवन टाइम इंटरवल में किस डायरेक्शन में और कितना किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज होता है, वो हमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताता है। अच्छा, अगर यहाँ पर ये जो PQ है, PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, यहाँ पर P किसका, P पोजीशन वेक्टर है ना, OP जो है वो पोजीशन वेक्टर पॉइंट P का है और Q पोजीशन वेक्टर OQ जो है वो पोजीशन वेक्टर है पॉइंट Q का। तो ये जो PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है ना, इसको निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है। उसके लिए पहले हम थोड़ा सा वेक्टर को और जानेंगे, देन हम जब मैं बताऊंगा कि PQ को हम इन दो पोजीशन वेक्टर्स के टर्म्स में कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि उसमें एक ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज़ होगा। तो अभी फ़िलहाल आप समझिए कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर किस लिए होता है, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है वो कितनी और किस डायरेक्शन में चेंज होती है, उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से। बाकी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालते कैसे हैं वो हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे इसमें, ठीक है ना, आगे जाके पढ़ेंगे। और पोजीशन वेक्टर के बारे में भी हम लिखते कैसे हैं, अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, वो भी आगे हम थोड़ा पढ़ेंगे। बाकी पोजीशन वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या रिप्रेजेंट करता है वो अपने को समझ में आ गया, है ना। अब देखो यहाँ पर क्या है कि कुछ छोटी छोटी डेफिनेशन है जिसको हम टाइप्स ऑफ वेक्टर बोल देते हैं, या मैं तो कहूँगा कि कुछ डेफिनेशंस ले लो, सम डेफिनेशंस ऑफ वेक्टर अलजेब्रा। ये जो हम वेक्टर पढ़ते हैं ना, तो ये वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं हम, वेक्टर अलजेब्रा, ठीक है। जैसे एक नॉर्मल अलजेब्रा होती है, तो यहाँ पर हम इसको जो सारा कुछ वेक्टर को पढ़ते हैं तो हम इसको वेक्टर अलजेब्रा बोल देते हैं। तो इसकी वेक्टर अलजेब्रा के अंदर कुछ डेफिनेशंस होती हैं छोटी छोटी, वो हम देख लेते हैं। हालांकि ये उतनी खास है नहीं, बट अभी हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए क्या है ना। ये आपके एग्जाम में नहीं आएंगे। तो जैसे देखो पैरेलल वेक्टर, ठीक है, डेफिनेशन नहीं लिखेंगे हम, ऐसे ही समझ लेंगे। पैरेलल वेक्टर्स, देखो पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, ऐसे दो वेक्टर्स जिनकी डायरेक्शन क्या हो, सेम हो। जैसे मान लो एक ए वेक्टर है, लेट्स से ए वेक्टर को ग्राफिकली मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये क्या है, मान लो बी वेक्टर है, ठीक है, ए वेक्टर है और ये क्या है, ये वाला जो है मेरा बी वेक्टर है। तो देखो इसकी भी डायरेक्शन ये वाली है और इसकी भी डायरेक्शन ये है, तो ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर, ठीक है। एक एंटी पैरेलल वेक्टर क्या हो जाएगा, एंटी पैरेलल वेक्टर भी वर्ड यूज़ होता है, काफ़ी पढ़ोगे तो, एंटी पैरेलल वेक्टर। तो देखो नाम से भी आपने गैस कर लिया होगा, ए वेक्टर मान लो ऐसे है और बिल्कुल इसी लाइन पे अपोजिट डायरेक्शन हो ऐसे, ये मान लो ये बी वेक्टर है, ठीक है, तो ये हो जाएंगे एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बस समझ लें एक बार। कोप्लानर वेक्टर्स, तो ये ऐसे वेक्टर्स हो जाएंगे जो एक ही प्लेन में लाई करें, कोप्लानर वेक्टर। जैसे मान लो ये अभी आपकी स्क्रीन दिखाई दे रही है जो आपको, इसके ऊपर में कहीं पर भी ये मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये सी वेक्टर है,
कुछ भी लिखूंगा तो वो हमेशा इसी प्लेन के अंदर ही तो होंगे, जो स्क्रीन वाली प्लेन है, ठीक है, स्क्रीन है ना, एक ही प्लेन के अंदर जितने वेक्टर लिखूँ। अलग प्लेन में कैसे जाएगा, जैसे कि ये सारे तो मान लो इस प्लेन में और ऐसे कर दिया मैंने, तो ये एक अलग प्लेन में चला गया, है ना। तो एक पर्टिकुलर प्लेन के अंदर जितने भी वेक्टर लिखेंगे हम, वो सारे एक प्लेन के अंदर लाई करेंगे, तो उनको हम क्या बोलेंगे, कोप्लानर वेक्टर, है ना। कोप्लानर वेक्टर्स आर द वेक्टर्स विच लाई इन सेम प्लेन, ठीक है। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर्स, तो को इनिशियल वेक्टर्स क्या होंगे भाई, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। मान लो ये एक वेक्टर है ए वेक्टर है और ये ऐसे है ए वेक्टर, ठीक है, ए वेक्टर है, और बी वेक्टर ऐसे है। तो देखो दोनों जो स्टार्ट हो रहे हैं, जिनकी जो टेल है वो कॉमन है ना, तो जो एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो, उसको हम क्या बोल देंगे, को इनिशियल वेक्टर, ठीक है। तो ये अलग अलग टाइप के वेक्टर्स रहते हैं, अलग अलग टाइप के वेक्टर्स होते हैं। तो इसको हम देख लेते हैं थोड़ा सा, एक दो और लिख देता हूँ मैं, ठीक है, सारे नहीं लिखेंगे, एक दो और लिख लेते हैं। एक देखो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर भी वर्ड यूज़ होगा, आप आगे पढ़ोगे तो वेक्टर में, तो नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। तो देखो नेगेटिव वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव भाई किसी चीज़ का नेगेटिव होने के लिए पहले कुछ पॉजिटिव तो हो, है ना। नेगेटिव वेक्टर, मान लो आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये ऐसा है, ठीक है, ए वेक्टर, तो बिल्कुल इतनी ही लंबाई का, बिल्कुल इतनी ही लंबाई का, और बस इसके अपोजिट डायरेक्शन हो जाए, मतलब एंटी पैरेलल वेक्टर हो जाए, जैसे बिल्कुल इस डायरेक्शन में हो जाए। तो अगर मैं इसको ए बोलूँगा तो इस वाले वेक्टर को क्या बोल दूंगा मैं, माइनस ए, ठीक है। मतलब ये जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, ये लेंथ जो है इसकी और ये बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बस डायरेक्शन अपोजिट हो जानी चाहिए, तो उसको हम नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। यानी किसी वेक्टर का नेगेटिव क्या होता है, बिल्कुल सेम वैल्यू बट इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट एक वेक्टर है, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है ये वेक्टर, इसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। इसको यहाँ पर मैं डिफ़ाइन करता हूँ, बाकी इसको थोड़ा डिटेल में अभी हम बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, और ये इंपॉर्टेंट क्यों है वो मैं बताता हूँ, ठीक है। यूनिट वेक्टर, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखना ज़रूरी है, तो मैं इसकी डेफिनेशन लिख लेता हूँ। यूनिट वेक्टर इज़ ए वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट यानी 1 हो जिसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यूनिट वेक्टर इज ए वेक्टर विच हैज़ मैग्नीट्यूड 1 यूनिट का मैग्नीट्यूड, जिसकी वैल्यू जो है वो 1 हो। अब ये वेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने स्पेशल इसकी डेफिनेशन लिखी है। देखो 1 नंबर आप जानते हो, 1 क्या होता है, काफ़ी खास नंबर होता है। 1 को अगर आप किसी नंबर के साथ लिख दो, जैसे 5 इंटू में 1 कर देता हूँ मल्टीप्लाई में, तो 5 ही आएगा। 10 इंटू में 1 कर दूंगा तो 10 आएगा। यानी कि 1 से अगर हम 1 किसी के साथ लिखते हैं या 1 किसी चीज़ के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो उसकी मैग्नीट्यूड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ऐसे ही यूनिट वेक्टर जो है ना, यूनिट वेक्टर, उसको अगर मैं किसी भी क्वांटिटी के साथ में लिख देता हूँ, तो उस क्वांटिटी के वैल्यू पे तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, बट चूंकि ये एक वेक्टर है तो ये उसकी कुछ डायरेक्शन देने के काम आ सकता है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कह रहा हूँ कि यूनिट वेक्टर जो है वो एक वेक्टर है, तो ऑब्वियसली उसके कुछ ना कुछ डायरेक्शन होगी, लेकिन यूनिट है यानी कि उसकी वैल्यू क्या होगी, 1। तो अगर 1 इसकी वैल्यू है, तो अगर मैं किसी चीज़ के साथ इसको लिख दूँ तो ये उसकी वैल्यू पे तो कोई फ़र्क डालेगा नहीं। बट अब क्योंकि ये वेक्टर है तो इसको हम एक डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो क्वांटिटी है वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, तो उस डायरेक्शन वाला एक यूनिट वेक्टर ले लूँ मैं, उस डायरेक्शन वाला एक मैं यूनिट वेक्टर ले लूँ और फिर उस यूनिट वेक्टर को उस क्वांटिटी के साथ लिख दूँ, तो उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं डालेगा और उसमें कुछ का कुछ और उसकी डायरेक्शन दे देगा, ठीक है। देखो इसको थोड़ा सा मैं करके बताता हूँ आपको। सपोज करो, सबसे पहले तो देखो यूनिट वेक्टर्स होते हैं ना, अभी मैंने बताया था कि वेक्टर्स के ऊपर देखो ऐसे एरो लगा के हम रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन अगर कोई यूनिट वेक्टर है ना तो उसके ऊपर ना हम इस तरीके से लिखते हैं ऐसे, और इसको बोलते हैं कैप, है ना। इसको मैं रीड करूँगा ए कैप, ऐसे रीड करते हैं हम इसको, ठीक है, ए कैप रीड करूँगा, तो उसके ऊपर इस तरीके से हम इस तरीके से लगाते हैं और कैप लगाते हैं। तो यूनिट वेक्टर जो है, अब देखो जो अभी मैंने बोला कि आसान कैसे कर देगा, जैसे सपोज करो एक एग्जाम्पल लेता हूँ कि ये डायरेक्शन पता है आपको, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन होती है, हम प्लेन पे हम वेस्ट ईस्ट नॉर्थ साउथ कैसे दिखाते हैं, ऐसे होता है वेस्ट ईस्ट नॉर्थ और साउथ, ठीक है। तो मान लो कोई एक लड़की है, वो यहाँ से ओरिजिन से यहाँ से स्टार्ट करती है और 10 मीटर कहाँ पर चलती है, ईस्ट की तरफ, यहाँ पर जाके वो लड़की यहाँ पर पहुँच जाती है, यहाँ तक पहुँचती है ना। ये पॉइंट भी ले लेते हैं। तो इसकी जो डिस्प्लेसमेंट है ओपी, तो ईस्ट है ना, ईस्ट की तरफ चली है और कितना चली है, 10 मीटर।
तो एक तो आप पूरी स्टेटमेंट लिख सकते हो कि गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट। देखो मैं लिखता हूँ जरा, एक तो स्टेटमेंट आप ये लिख सकते हो कि गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर टुवार्ड्स ईस्ट, ये लिख दिया आपने, ठीक है। लेकिन देखो इसी को अगर वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना है तो काफ़ी आसान तरीके से मैं कैसे लिख सकता हूँ। सपोज मेरे पास ना इस डायरेक्शन का, ये जो डायरेक्शन है ओ ई, इस डायरेक्शन में ना एक यूनिट वेक्टर है, इसी डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, और मान लेते हैं वो एक्स ऐसे करके, इसके ऊपर कैप, यूनिट वेक्टर है तो कैप लगेगा ना, कैप। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि जो गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट है, गर्ल्स डिस्प्लेसमेंट वो कितनी है, 10 मीटर, और इसके साथ मैंने लिख दिया एक्स कैप लिख दिया। देखो अब ये एक्स कैप लिखते ही आपको समझ में आ गया कि भाई ये ईस्ट डायरेक्शन में चल रही होगी, इस डायरेक्शन में गई होगी। क्यों? क्योंकि एक्स कैप लिया है मैंने, वो इस डायरेक्शन का, ईस्ट वाली डायरेक्शन का ही तो मैंने यूनिट वेक्टर लिया है। तो इससे आपको पता चल गया कि भाई किस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है, और आगे ये जो लिखा हुआ ये तो मैग्नीट्यूड बता ही रहा है कि 10 मीटर कितना है ना। तो देखो ये इतनी बड़ी जो स्टेटमेंट थी ना, इतनी बड़ी स्टेटमेंट थी, हमने उसको यूनिट वेक्टर के थ्रू कितना आसानी से, या वेक्टर के थ्रू कह सकते हो कि कितना आसानी से हमने छोटे में लिख लिया है ना। तो ये जो यूनिट वेक्टर है ये डायरेक्शन के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करके अलग अलग डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन इंडिकेट कर सकते हैं यूनिट वेक्टर से, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इन पे अभी हम बहुत डिटेल में हम इनको आगे और भी पढ़ेंगे अभी हम, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम इसको इतना ही रखते हैं जरा। तो यूनिट वेक्टर क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। और यूनिट वेक्टर हम निकालते भी कैसे हैं, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। अगर हमें एक वेक्टर दे रखा हो और उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर निकालना है तो वो भी कैसे निकालते हैं, वो भी हम आगे वाले लेक्चर्स में देखेंगे, ठीक है। तो एक बार मैं आपको रिपीट कर देता हूँ जो हमने पढ़ा, ठीक है, और फिर हम आगे का जो है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो मैंने स्टार्ट करा फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटी होती है जिनको हम मेज़र कर सकते हैं। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दो तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं भाई, स्केलर और वेक्टर्स, ठीक है। स्केलर और वेक्टर्स दो तरह की होती है फिजिकल क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं, जिनके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, उनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके एग्जांपल क्या है, टाइम, डिस्टेंस, स्पीड एक्सेट्रा। और वेक्टर्स क्वांटिटीज़ क्या होती है, जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और कुछ ना कुछ डायरेक्शन भी होती है। इसके एग्जांपल क्या हो गया, फोर्स, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया कि हम इसको ग्राफिकली कैसे प्लेन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। जब हम प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं तो हम एक एरो के थ्रू वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और वो जो एरो की जो टेल होती है, ये जो पीछे वाली ये जो टेल दिखाई दे रही है, ये वाली जो टेल है, वो उस एरो का उस जो भी वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है ये टेल। जितनी टेल लंबी उतना ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर। और ये जो एरो है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एरो जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होगा वो वेक्टर क्वांटिटी वो वेक्टर क्वांटिटी या फिजिकल क्वांटिटी उस डायरेक्शन में जा रही होगी या उस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज़ को हम जब हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल के थ्रू तो उनके ऊपर हम ऐसे एरो लगा देते हैं, और स्केलर क्वांटिटीज़ के ऊपर तो हम एरो नहीं लगाते। फिर हमने दो वेक्टर्स डिस्कस करे, एक होता है पोजीशन वेक्टर और एक होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। पोजीशन वेक्टर जैसा नाम से पता चल रहा है किसी भी पॉइंट की पोजीशन को एक वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करना विद रिस्पेक्ट टू सम फिक्स्ड ओरिजिन इन ए कोऑर्डिनेट सिस्टम। किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम का कोई एक फिक्स्ड ओरिजिन है, उस ओरिजिन के थ्रू किसी भी पॉइंट की जो पोजीशन है उसको हम वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जनरली जैसे हम छोटी क्लास में 10th क्लास में जैसे पॉइंट है, जैसे मान लो ये स्क्रीन पे पॉइंट है तो इसको हम ऐसे नहीं करते थे 2 3 x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3, है ना। तो अब हम ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहे हैं सेम चीज़ को, तो हम यहाँ पर एरो के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता है, ये बताता है कि अगर किसी पॉइंट की जो पोजीशन चेंज हुई है, एक पॉइंट P से अगर कोई चीज़ Q पे गई है, ठीक है, तो वो कितनी चेंज हुई है और किस डायरेक्शन में चेंज हुई है ना। यानी कि अगर पोजीशन चेंज हुआ है तो कितना चेंज हुआ और किस डायरेक्शन में चेंज हुआ है। तो बेसिकली डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो वेक्टर ऐसा करता है, जो वेक्टर हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर के थ्रू वेक्टर के थ्रू रिप्रेजेंट करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फिर कुछ हमने डेफिनेशंस पढ़ी जो कि नाम से ही समझ में आ जाती हैं कि पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे। अगर दो वेक्टर्स हैं जिनकी डायरेक्शन सेम है तो उनको पैरेलल वेक्टर कहेंगे। एंटी पैरेलल कहेंगे अगर अपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल, ठीक है ना, एक वेक्टर इधर है और दूसरा बिल्कुल उसके अपोजिट में है तो उसको हम एंटी पैरेलल बोल देंगे।
ठीक है। उसके बाद ये कोप्लानर वेक्टर्स क्या होते हैं, जो सेम प्लेन में लाई करें, ठीक है। कोइनिशियल वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट हो वो बिल्कुल सेम हो। उसके बाद मैंने बताया ये यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट वेक्टर है, जैसे नाम से पता चलता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 यूनिट, यानी 1 जिसकी वैल्यू हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि हम इसको डायरेक्शन के लिए यूज़ करेंगे, है ना, डायरेक्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, अभी मैंने आपको एग्जांपल लेके बताया कि हम 1 को अगर किसी चीज़ के साथ लिखते हैं तो उसके मैग्नीट्यूड पर कोई फर्क नहीं डालता, और क्योंकि ये एक वेक्टर है तो ये डायरेक्शन दे देगा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, तो अगर इसको आप किसी के साथ लिखोगे, किसी फिजिकल क्वांटिटी के साथ, तो उसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं करेगा, लेकिन ये डायरेक्शन दे सकता है क्योंकि ये खुद में एक वेक्टर है, ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा नॉर्मल वेक्टर से हट के रिप्रेजेंट करते हैं। इसके ऊपर हम क्या लगाते हैं, कैप। ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है, हमारा यूनिट वेक्टर है, तो इसके ऊपर ये क्या लगा, कैप। इसको ए कैप ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। और ये मैंने एग्जांपल देके बताया कि हम किस तरीके से यूनिट वेक्टर का यूज़ कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, फिजिकल क्वांटिटी को की रिप्रेजेंट करने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ तक आप अच्छे से देख लें, नोट कर लें, समझ में ना आया तो आप एक बार फिर से वीडियो को देखें, ज़रूर समझ में आ जाएगा। आगे का हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।